everybody, how are you all? Now let's understand the chapter foreign exchange rate. बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने कर लिया है और अब हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का बेसिक्स है ये हमने सबसे पहले वीडियो पे किया था, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर देखी है और कुछ भूल चुके हो तो आगे बढ़ने से पहले उस वीडियो को एक बार देख लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पहली वीडियो। और अगर नहीं देखी है तब तो आगे पढ़ने की कोशिश भी मत करना, मैं ये बोलूँगा कि पहले आप इस वीडियो को देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब एक्सचेंज रेट को हमने बेसिक पढ़ लिया है। अब हम समझते हैं कि कितने टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। वन इज़ फिक्स्ड, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एंड थर्ड इज मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। नाउ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पहले हम समझेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता था कि जो एक्सचेंज रेट है, मतलब रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में क्या रहेगी कि $1.45 होगा या $1.35 होगा, ये कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती थी और वो वहाँ पे फिक्स कर देती थी कि अब $1.45 में ही सारे ट्रेड होंगे या $1 = 35 रुपीज़ में ही सारे ट्रेड होंगे। ठीक है, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो किस तरीके से काम करता था उसको समझ लेते हैं, और वो क्यों उसको डिसमेंटल किया गया, क्यों उसको हटाया गया सिस्टम से, वो भी समझ लेते हैं। हालांकि देखा जाए तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक फुल प्रूफ प्लान नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अल्टीमेटली सिस्टम से हटाया गया। तो अब हम समझेंगे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था क्या। ठीक है, अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें, ये 2 सिस्टम थे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पे चला, ये डेट दी हुई है कब से कब तक। इसको हम लोग मिंट पैरिटी सिस्टम भी कहते थे, मिंट पैरिटी भी कहते थे। और दूसरा जो था वो ब्रिटेन वुड सिस्टम था, जो 1945 टू 1971 तक चला। 1971 के बाद मोर और लेस सब कंट्रीज़ ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट कर लिया था। इसको हम एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड में हर कंट्री को अपने करेंसी को गोल्ड के स्टैंडर्ड में सेट करना पड़ा। जैसे अगर हम ये बोलें कि 1 रुपी इक्वल्स टू 2 grams ऑफ गोल्ड, 1 रुपी इज इक्वल टू 2 grams ऑफ गोल्ड, या यूएस बोले कि $1 इज इक्वल टू 4 grams ऑफ गोल्ड, तो हर कंट्री अपने करेंसी को गोल्ड के साथ कंपेयर करके अपने करेंसी को वैल्यू करती थी, गोल्ड के टर्म्स में अपने करेंसी के वैल्यू को एक्सप्रेस करती थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब अगर देखा जाए गोल्ड पे कंपेयर करें हम, ये इंडिया की करेंसी है और ये यूएसए की करेंसी है, तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये हुआ कि हम बोलेंगे $1 इज इक्वल टू ₹2, ये कन्वर्ट करके करेंसी बना। तो इसमें प्रॉब्लम्स हुई। इसमें क्या प्रॉब्लम्स हुई? इसमें प्रॉब्लम्स ये हुई कि आप जितना भी जो भी आपकी करेंसी को आप वैल्यू देते थे, आपको उस पर गोल्ड रिज़र्व अपने पास 100% रखना पड़ता था। हर कंट्री को अपने पास 100% गोल्ड रिज़र्व रखना पड़ता था। क्यों रखना पड़ता था? कि अगर हम सपोज़ करो हमारे पास 1000 ग्राम गोल्ड है और हमने 1000 रुपये प्रिंट कर लिए, है ना, तो अब हम क्या कह सकेंगे? हम ये कह सकेंगे कि 1 रुपी इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, है ना, इसके थ्रू। तो मेरे पास 1000 ग्राम गोल्ड है और मेरे पास 1000 रुपये प्रिंट किए हुए हैं, तो मैंने सिंपल बोल दिया कि मेरा 1 रुपया 1 ग्राम गोल्ड के इक्वल है। या मेरे पास अगर 2000 ग्राम गोल्ड है और मैंने 1000 ग्राम प्रिंट किया, 1000 रुपये प्रिंट किए, तो हम ये कहेंगे 1 रुपी इज इक्वल टू 2 grams ऑफ गोल्ड। तो हम जो अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस करते थे वो डिपेंड करता था कि हमारे रिजर्व में गोल्ड कितने हैं।
तो गोल्ड के साथ हम कंपेयर करते थे कि कितना पैसा हमारे पास प्रिंट हुआ है, एंड देन गोल्ड के फॉर्म में उसको गोल्ड में उसको हम एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हुई? ठीक है, सब कंट्री अपने गोल्ड के अगेंस्ट ही अपनी वैल्यू को सेट करते थे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि अब भाई गोल्ड एक मेटल है और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब गोल्ड ऐसा कुछ नहीं है कि आप रास्ते में चल रहे हो और आपको कोई बांट के चला गया, या भगवान जी मेहरबान होकर के डेली जो है गोल्ड की वर्षा करते, गोल्ड की बारिश करते, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि किसी कंट्री के पास गोल्ड था ही नहीं, ठीक है, और किसी कंट्री के पास बहुत गोल्ड था। ठीक, तो इस सिस्टम को अबॉलिश करना पड़ा, क्योंकि ये सिस्टम जो था ये फुल प्रूफ नहीं था। ठीक, तो अगर देखा जाए गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट जो है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ईच कंट्री डिफाइंड वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, जो मैंने बताया। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ 1 pound is 2 grams of gold, if 1 pound is 2 grams of gold and $1 is 1 gram of gold, so we can say 1 pound is equal to $2 US। तो यही मैंने आपको पीछे में समझाया। अब भाई इसमें प्रॉब्लम्स ये हुई कि प्रॉब्लम गोल्ड का जो रिज़र्व था वो लिमिटेड था वर्ल्ड वाइड। अब या तो अगर आपको अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है तो गोल्ड आप ज़्यादा रिज़र्व रखो, एक्सट्रैक्ट करो, है ना। तो किसी कंट्री के पास गोल्ड था, किसी के पास नहीं था, तो ये जो सिस्टम है अबॉलिश करना पड़ा। तो अराउंड 1920s में इस सिस्टम को अबॉलिश किया गया। ठीक है, अब उसके बाद आया ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसमें एडजस्टेबल पेग सिस्टम को रखा गया। इसमें भी गोल्ड के ही उससे इसको एक्सप्रेस किया गया, बट थोड़ा सा जो इसका लेवल था वो थोड़ा सा जो सिस्टम था कैलकुलेट करने का वो अलग था। वो क्या था? ब्रेटन वुड में, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अब यूएस के पास उस समय वर्ल्ड का 70% गोल्ड रिजर्व था। तो यूएस हैड 70% ऑफ द गोल्ड रिजर्व विद देम। तो यूएस को एक दे दिया गया, यूएस ने एक वैल्यू फिक्स कर ली कि $1 इज इक्वल टू 35 ounces ऑफ गोल्ड। जैसे ग्राम होता है ऐसे ऑन्सेस भी एक वेट को मेजर करने की वैल्यू होती है। अब यूएस को एक फिक्स दे दिया गया जो वैल्यू गोल्ड की, वो दैट $1 इज इक्वल टू 35 ounces ऑफ गोल्ड। अब इसमें क्या हुआ? इसमें सबसे पहले आप अपने करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट सेट करेंगे। ठीक है, तो यूएस डॉलर आप अपनी करेंसी की वैल्यू किसके अगेंस्ट सेट करेंगे, किसके कंपेयर करेंगे? यूएस डॉलर के से। और बाद में आपकी करेंसी यूएस डॉलर के हिसाब से कितनी है वो वापस गोल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट की गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ कि $1 इज इक्वल टू 4 इंडियन रुपी, अगर पहले ये वैल्यू सेट हो गई, रुपी को डॉलर्स के टर्म में ऐसे एक्सप्रेस किया गया कि $1 लेने के लिए 4 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस केस में अब हम पर रुपी की वैल्यू गोल्ड के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जो यूएस को ऑलरेडी असाइन किया गया है। तो इफ़ $1 इज़ 4 rupees एंड $1 इज इक्वल टू 35 ounces। ठीक है, तो मतलब हम 4 रुपये दे करके 35 ounce गोल्ड ले सकते हैं। तो पर रुपी की वैल्यू क्या हो गई? सो 1 रुपी 1 is equal to 35/4 ounces of gold, that is rupee 1 is equal to 8.75 ounces of gold। 8.75 ounces of gold। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या कि आप गोल्ड में ही अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन 2 स्टेप्स में। पहले अपनी करेंसी को यूएस के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, पहले अपनी करेंसी को यूएस के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, और उसके बाद यूएस को जो अपने गोल्ड के टर्म्स में यूएस के डॉलर को एक्सप्रेस किया गया है, उससे लेकर के अपने करेंसी को गोल्ड के फॉर्म में वापस से एक्सप्रेस कर लो।
तो ये जो था ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, ठीक है। इसको हम लोग एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी कहते थे। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड थोड़ी एडजस्टमेंट करने का, थोड़ा खुद से ही एडजस्टमेंट करने का स्कोप देती थी। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी ऐसा लगता था कि $1 35 आउंस रखने से कुछ सेटलमेंट या कुछ प्रोग्रेस या कुछ पॉलिसीज़ नहीं बन रही हैं या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो IMF वहाँ पे आ करके एडजस्टमेंट करता था। दिस सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू हैव ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। Under this system, all currencies were pegged or related to US dollar, which ultimately was converted into gold. IMF worked as a central institutional in controlling the system. इसीलिए इसको adjustable peg system भी बोला गया। But ultimately ये भी system जो है ये survive नहीं कर सका because of the same reason कि gold जो है वो limited था और यूएस के पास 70% गोल्ड रिजर्व होने के कारण पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को यूएस ही कंट्रोल कर रहा था। क्योंकि 70% गोल्ड है यूएस के पास और आप अपने वैल्यू को अगर, और वर्ल्ड वाइड अगर करेंसी की वैल्यू यूएस गोल्ड के अगेंस्ट में सेट की जाती थी तो यूएस हर समय स्ट्रांग ही रहता था, बिकॉज जितना गोल्ड यूएस के पास था उतना गोल्ड किसी के पास नहीं था। इसलिए ये भी सिस्टम को अबॉलिश किया गया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो क्या था जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पहले गोल्ड स्टैंडर्ड में सेट किया गया, जहाँ पे हर एक करेंसी के वैल्यू को गोल्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता था। उसके बाद क्या आया? ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया, जिसमें पहले आप अपने करेंसी को यूएस डॉलर के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे और यूएस डॉलर में एक्सप्रेस करने के बाद अल्टीमेटली फिर गोल्ड के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना ही होगा। तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया गया, डेट इज इट। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किस तरीके से काम करता है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम एक्सचेंज रेट द करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट फिक्स करता है। तो बेसिक पर्पस क्या है? द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग द सिस्टम इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन द फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। अब क्या होता है कि जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहता है ना, तो एक कंट्री का दूसरे कंट्री से ट्रेड बड़ा आराम से होता है। ट्रेड आराम से इसलिए होता है क्योंकि देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, जो अभी हम लोग जिस एरा में अब हम लोग हैं वहाँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। अभी $1.70 के आसपास है, फिर $1.72 होगा, फिर कुछ दिनों बाद $1.65 होगा। इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। उस केस में क्या होता है कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड जो है कई बार प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। कैसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर हमारा जापान से डील हुआ कि भाई ये प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम $500 यूएस डॉलर में हम उसको खरीदेंगे, ठीक है। कुछ पेमेंट हम अभी कर देंगे, कुछ पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो लेट्स से जब ये डील हुई तो $1 की वैल्यू थी 65, तो हमने 250 × 65 करके, ठीक है, सपोज करो कि यही डील हुई कि हाफ पेमेंट अभी, हाफ पेमेंट बाद में। तो जब इनिशियली हाफ पेमेंट की तो $250 पे किया, तो हमारे लिए कितना पड़ा? 250 × 65। लेकिन जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट को पे करने का बारी आया तो $1.75 हो चुका था। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया हमने $250 ही है, लेकिन रुपी के टर्म में हमें वो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी, बिकॉज अब रुपी वीक हो चुका है। तो ये जो है ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इसीलिए अडॉप्ट किया गया था कि फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी रहे, इसीलिए अडॉप्ट किया गया था कि फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी रहे। सेकंड, टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर एंड सेल फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट गेट्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इसका मतलब देखो बहुत सिंपल है कि जब अब भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट तो फिक्स रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक्सचेंज रेट एक बार फिक्स कर दिए तो वो कोई मैजिकल स्टेटमेंट आपने दे दिया है कि वो आपके मुंह से $1 अगर 45 निकला है तो $1.45 ही रहेगा। ऐसा नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कैसे? वी ऑल नो दैट RBI जो है इज नोन एज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
अब फॉरेन एक्सचेंज को हम शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स बोलते हैं। फॉरेन से FOR लिया और एक्सचेंज से EX लिया और उसको फॉरेक्स बोलते हैं। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है RBI। RBI के पास हर कंट्री के करेंसी रहती हैं। डॉलर्स जो मेजरली डॉलर्स जो है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन डॉलर्स में ही होते हैं, वो RBI के पास रहता है। तो RBI अपने पास डॉलर्स रखता है किस अकाउंट में? ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में रखता है। ठीक है, अब क्या होता है, RBI ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से डॉलर को बेचता है, फिर खरीदता है, फिर बेचता है, फिर खरीदता है, सो दैट फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स जो जिस रेट पे फिक्स किया वहाँ पे रहे। कैसे? सपोज करो कि अगर $1.45 डिसाइड हुआ कि हम $1.45 रखेंगे। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब $1.45 रखने का डिसीजन लिया गया, तो अब अगर रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट यहाँ से फ्लक्चुएट हो, सपोज $1.45 से $1.40 हो गया, इसमें क्या हुआ? इसमें रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब भाई रुपी हमें स्ट्रॉन्ग करना नहीं, हमें तो $1.45 ही चाहिए। अब रुपी को वीक करना है, रुपी को वीक करना है और डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है। रुपी वीक होगा तभी 40 से 45 वापस आएगा। तो इस केस में RBI क्या करती थी? RBI डॉलर्स को खरीदना चालू करती थी, रुपी बेच करके, रुपी दे करके डॉलर खरीदती थी। अब जब रुपी दे करके डॉलर्स खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और डॉलर अपने आप $1.40 से $1.45 में आकर के बैठ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। तो जब भी हमें जो एक्सचेंज रेट चाहिए, एक्सचेंज रेट अगर वो ना रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले क्या हुआ, रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ, मुझे रुपी को स्ट्रॉन्ग नहीं करना था, मुझे $1.45 ही रखना था। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेगी, RBI विल बाय डॉलर्स एंड सेल रुपी। ठीक है, सो दैट डॉलर को बाय करेंगे तो डॉलर का डिमांड क्रिएट होगा, डॉलर अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा और $1.40 से $1.45 में वापस आकर के वो सेट हो जाएगा। बट कॉन्ट्ररी टू दिस, अगर कुछ ऐसा होता कि $1.50 हो जाए, रुपी वीक हो गया है, मुझे रुपी को $1.45 में ही रखना है, लेकिन रुपी वीक हो करके $1.50 हो गया है, इस केस में RBI क्या करेगा? अब रुपी को स्ट्रॉन्ग करना है, ये क्या करेगा, RBI विल, अब डॉलर को वीक करना है ना, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया बहुत ज़्यादा, डॉलर को वीक करने के लिए RBI विल सेल डॉलर अगेंस्ट रुपी। अब जब डॉलर को सेल करेगा तो डॉलर का क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी डॉलर की, और जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसका प्राइस गिरता है और वापस से ये 45 में आके सेट हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ऐसा नहीं है कि $1.45 बोल दिया तो वो अब $1.45 ही रहेगा, भले आप कुछ भी कर लो। अब क्या होने वाला है, अगर आपको $1.45 मेंटेन करना है तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको फॉरेन एक्सचेंज बाय सेल करते रहना पड़ेगा, अगर आप 45 में ही टिके रहना चाहते हो। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि 45 से 40 मतलब रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया, रुपी को वीक करने के लिए, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए RBI स्टार्ट्स बाइंग दी डॉलर्स, और $1.45 से अगर $1.50 मतलब रुपी वीक हो चुका है, अगर रुपी वीक हो चुका है, रुपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए RBI डॉलर्स को बेच के रुपी के अगेंस्ट वापस से रुपी को स्ट्रॉन्ग करके 45 की तरफ पुश करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे जो लिखा है, टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय foreign currency when the exchange rate becomes weaker and sell foreign currency when the exchange rate gets stronger. I hope I am clear with this. Third, for this the government has to maintain large reserve of foreign currency to maintain exchange rate level at fixed. तो अगर आपको बाय सेलिंग करना ही है और आपको मेंटेन करना है तो आपके पास ऑब्वियसली RBI के पास उसके ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में फॉरेन करेंसी सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर वो नहीं रहेगी तो आप बाय सेलिंग कैसे करोगे। नेक्स्ट, अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, मतलब गोल्ड के स्टैंडर्ड पे या किसी और मेटल के स्टैंडर्ड पे उसको फिक्स करते हैं। द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रेशियस, अनदर करेंसीज, अनदर कंट्री करेंसी और इवन सम इंटरनेशनल अग्रीड यूनिट। ठीक है, तो आप अपने करेंसी को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में किसी दूसरे
कोई मेटल गोल्ड के अगेंस्ट में, गोल्ड के टर्म्स में, सिल्वर के अगेंस्ट में या कोई और मेटल के अगेंस्ट में आपको सेट करना पड़ता था। तो व्हेन द डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू द अदर करेंसी इट इज़ नोन एज पेगिंग। अगर हम अपने करेंसी दूसरे करेंसी के टर्म्स में सेट करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, उसको पेगिंग कहते हैं। अगर हम $1 50 लिखें तो ये पेगिंग है, क्योंकि हमने अपनी करेंसी दूसरे कंट्री के करेंसी से लिंक की है। और अगर व्हेन द करेंसी इज़ फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, जो मैंने अभी आपको समझाया, अगर हम अपने कंट्री के करेंसी को सम अदर करेंसी और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, किसी मेटल के या किसी दूसरे एसेट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम पैरिटी वैल्यू कहते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरिटी वैल्यू किसे कहते हैं और पेगिंग किसको कहते हैं। पेगिंग अगर अपनी करेंसी दूसरे कंट्री के करेंसी के अगेंस्ट में हम सेट करते हैं, उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो पेगिंग है। अगर हम किसी दूसरे जैसे गोल्ड के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम पैरिटी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो आई होप द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज़ क्लियर। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गोल्ड स्टैंडर्ड क्लियर हो गया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्लियर हो गया, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो किस तरीके से काम करता है वो क्लियर हो गया। अब आइए कुछ मेरिट्स पढ़ते हैं एंड डीमेरिट्स पढ़ते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो मेरिट है वो है इट इंश्योर स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। जो मैंने बताया कि $1.40 तो $1.40, और अगर स्टेबिलिटी है तो दूसरे कंट्री से ट्रेड करने में आसान रहता है। जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था आपको, अब हम किसी भी कंट्री के साथ अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मतलब इंडिया और जापान के बीच में कोई पॉलिसीज़ बनने वाली हैं, ठीक है, कोई एग्रीमेंट होने वाला है, और हमें पता है कि $1 आज भी 45 है, कल भी 45 रहेगा, परसों भी 45 रहेगा, उस केस में क्या होता है, उस केस में एक स्टेबिलिटी रहेगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो। तो अभी मैंने ऊपर में एक एग्जांपल दिया था कि ये वाला एग्जांपल, कि अगर पहले पेमेंट $250 किया 65 के रेट से, दूसरा 250 किया 75 के रेट से, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहती है। और अगर दोनों ही पेमेंट 65 के रेट से करना होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में सिंस वी नो कि क्या रेट पे हम ट्रेड कर रहे हैं और क्या रेट पे पॉलिसीज़ बन रही हैं, ठीक है, ये दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ बन सकती हैं, या किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री से लोन लिया है तो लोन के पैसे वापस कैसे करने हैं वो बड़ी आराम से डिसाइड हो जाता है, बिकॉज एक्सचेंज रेट जो है वो सेम रहता है। तो इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बिकम्स कन्वीनियंट, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। इट प्रिवेंट्स स्पेक्यूलेशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो इस अंदाजे में कि कल उसका दाम बढ़ जाएगा। जैसे शेयर मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन हैपन्स। शेयर मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन हैपन्स। तो शेयर मार्केट में हम आज कुछ भी खरीदते हैं यही सोच के खरीदते हैं कल वो बढ़ेगा, लेकिन कई बार वो बढ़ जाता है, कई बार नहीं भी बढ़ता, गिर जाता है। तो जब ऐसा होता है इसको हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं। हालांकि स्पेक्यूलेशन इज़ नॉट गैम्बलिंग, स्पेक्यूलेशन इज़ व्हाट टू से, इट्स एन इंटेलिजेंट एनालिसिस। हम एनालिसिस करने के बाद कुछ खरीदते हैं। जैसे सपोज़ करो कि अगर मुझे लगे कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर वाकई में ही बहुत चीप ट्रेड कर रहा है, सस्ता ट्रेड कर रहा है, और कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो लोग उस कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं इस सोच में कि अगर बिज़नेस अच्छा कर रहा है तो कभी ना कभी उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे अभी जितने भी कंपनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल में आने वाले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले हैं, तो ऐसे कंपनीज़ के शेयर्स के वैल्यू बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और सबको पता है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल फुल फ्लेजेडली रोड्स पे आ जाएंगी तो उन कंपनियों को बहुत प्रॉफिट होना होगा। तो लोग उन कंपनी के शेयर्स खरीद रही हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से कनेक्टेड कुछ बिजनेस कर रहे हैं, सो दैट उनको पता है कि फ्यूचर में उसका रेट बढ़ेगा। तो ये स्पेक्यूलेशन जो है ये गैम्बलिंग तो एकदम नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट एनालिसिस होता है जो लोग करते हैं और ख़रीदते हैं। जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्पेक्यूलेशन जो है वो नहीं हो पाता। एक सेकंड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्पेक्यूलेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। एक मेरिट भी है क्योंकि स्पेक्यूलेशन में फिर कई बार आर्टिफिशियली भी प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड क्रिएट होता है मार्केट में, जब सब लोगों को लगता है कि हाँ खरीदते हैं, कई बार शेयर्स में
शेयर्स के प्राइसेस अगर बढ़ने वाले हों, लोगों को लगता है कि बढ़ेगा, कई बार डिमांड शेयर्स के इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो फेयर वैल्यू से ऊपर वैल्यू चल जाती है उसकी। और कुछ जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, तो अगर मान लो शेयर का वैल्यू 100 है और फेयर वैल्यू 150 है, 150 होना चाहिए, लेकिन 100 रुपये में शेयर ट्रेड कर रहा है, तो लोग देखते हैं कि अंडर वैल्यूड है, 100 से खरीदते कई बार इसकी वैल्यू फेयर वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। उस केस में क्या होता है कि कई लोगों ने जो 200 रुपये में शेयर लिया होता है वो बेचारे फंस जाते हैं और उनको या तो लॉस में बेचना पड़ता है या बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता है ताकि उनको अपना प्राइस मिल सके। तो अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में तो स्पेकुलेशन होगा ही, क्योंकि लोग डॉलर्स खरीदते हैं ये सोच के कि डॉलर महंगा होगा तो बेचेंगे, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ये स्पेकुलेशन का कोई स्कोप ही नहीं बन पाता है, बिकॉज सबको पता है कि अब आज लो, कल लो, परसों लो, कभी भी लो, जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड है। तो इसमें स्पेकुलेशन का स्कोप जो है काफ़ी लिमिटेड है। अब आते हैं डीमेरिट्स पे। इट डज नॉट एनकरेज वेंचर कैपिटल। हु आर वेंचर कैपिटलिस्ट्स? वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं ये वो लोग हैं जो, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, ठीक है, वो आपके बिजनेस आइडिया में पैसा लगाते हैं। पैसा उनका होता है, दिमाग आपका होता है, ठीक है। तो बहुत सारे नई कंपनीज जिनके पास कोई अमेजिंग बिजनेस आइडिया है, लेकिन उनके पास बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड्स नहीं हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो उनको फंड्स देते हैं और वो उस फंड से वो बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। और ऑब्वियसली एग्रीमेंट होता है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंड्स लगाए हैं बिज़नेस में, जो स्टार्टिंग का फंड पैसे का रिस्क लिया है, उनको कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जाता है, ठीक है। तो जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है तो ये वेंचर कैपिटल को एनकरेज नहीं करता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो जाए ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट नहीं रहती है कंट्रीज़ में, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नहीं रहती है कंट्रीज़ में आगे बढ़ने को। अभी क्या है कि हर कंट्री चाहता है कि उनकी करेंसी स्ट्रांग हो। उनकी करेंसी स्ट्रांग तभी होगी जब वो अपने कंट्री को आगे लेके जाएंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत काम करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी बहुत काम करते हैं ताकि जो सेटअप हुआ है बिज़नेस वो बहुत आगे बढ़े। उस केस में क्या है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो फंड लगाते हैं, लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ग्रोथ लिमिटेड है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में समहाउ वो मोटिवेशन, वो बिज़नेस एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है, जिसके चलते वेंचर कैपिटलिस्ट इसमें पैसा नहीं लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में डील करते हैं, ठीक है। और वो क्योंकि उनको पता है कि अगर हम डॉलर्स को सस्ते में ख़रीदें महंगे में बेचें, सस्ते में ख़रीदें महंगे में बेचें, तो उनकी वहाँ कमाई होगी। लेकिन सिंस यहाँ उनको वो दिखता नहीं है, उनको पता है कि हम डॉलर्स में भी, फॉरेन एक्सचेंज में भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़े से यहाँ पे अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब सिंस गवर्नमेंट ही अपनी करेंसी के वैल्यूज़ को फिक्स कर रही है, तो गवर्नमेंट कई बार जो है अपने करेंसी के वैल्यू को फेयर वैल्यू से कम पे लिस्ट कर देती है या फेयर वैल्यू से ऊपर लिस्ट कर देती है, डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट को किस में फ़ायदा लगता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे इंपोर्ट करना है ज़्यादा, तो अपने करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर देती है कई बार, और अगर उनको लगता है कि हमें अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है तो जानबूझ के अपने करेंसी को वीक कर देती है। और करेंसी के वीक होने से एक्सपोर्ट बढ़ता है और करेंसी के स्ट्रॉन्ग होने से इंपोर्ट सस्ते होते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में दिया हुआ है, तो उसको आप देखना, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। एंड गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन 100% गोल्ड रिजर्व इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट को 100% गोल्ड रिजर्व जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, जो पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जब खत्म हुआ तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आया वर्ल्ड में। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो करेंसी की वैल्यू सेट होती है, भाई अब ऐसा है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आप तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर लोगे, ठीक है। आपको जो सही लगता है आप अपने करेंसी की वैल्यू वो दे दोगे, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ऐसा पॉसिबल नहीं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में भैया आप मैदान में उतरते हो, तलवार लेके लड़ते हो, और जो फेयर वैल्यू है वो मिलती है आपको। मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आपके करेंसी की वैल्यू आपके करेंसी के मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है उसके हिसाब से सेट होती है।
हमने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको याद होगा एक चैप्टर पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन और मार्केट मैकेनिज्म। वहाँ पे क्या सिस्टम था कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज़ द प्लेस वेयर प्राइस विल बी डिटर्मिन्ड। यहाँ पर भी सेम सिस्टम है कि आपके करेंसी की वैल्यू मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के हिसाब से, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के बेसिस पे ही सेट होती है। तो अगर आपकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो आपके करेंसी की वैल्यू हाई रहेगी, अगर आपके करेंसी की डिमांड कम है तो आपके करेंसी की वैल्यू लो रहेगी। सो इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी, फ्लेक्सिबल में इट इज़ द मार्केट हु डिसाइड्स एंड गवर्नमेंट डज नथिंग। एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो डिस्कस हमने कर लिया और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी कि एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक्चुअली डिटरमाइन कैसे होता है। नेक्स्ट, द एक्सचेंज रेट आर विच डिमांड exchange rate at which demand for foreign currency is equal to supply for foreign currency is called par rate of exchange, normal rate of equilibrium, normal rate और equilibrium rate of foreign exchange। तो अगर डॉलर का रुपये के अगेंस्ट में हमें करना है तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो, वहाँ पे डॉलर का प्राइस सेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हवा में कुछ भी सेट कर दो, यहाँ प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये और हमने मार्केट मैकेनिज्म में पढ़ा है, उस चैप्टर को भी पढ़ लेना है एक बार तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल बिकॉज इट टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड। फ्लेक्सिबल इसीलिए इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं क्योंकि ये मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बहुत ही फास्ट फ्लक्चुएट करता है। डिमांड सप्लाई जैसे जैसे चेंज होंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के वैल्यू भी चेंज होंगे। इसलिए आप देखो कि मोस्ट ऑफ द कंट्री में अगर हम $1 इज इक्वल टू 70 कहते हैं, आज 70 है, कुछ दिनों के बाद 72 हो जाएगा, फिर 68 हो जाएगा, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो इसका मेरिट क्या है? इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। अब जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के डीमेरिट्स हैं, इसके मेरिट्स हैं। अब भाई इसमें ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन की कहानी ख़त्म, क्योंकि ये तो फेयर वैल्यू है। आपको जो रियलिटी में दिख रहा है, आप उसी के बेसिस पे आपकी करेंसी को वैल्यू मिल रहा है, तो इसमें मार्केट डिसाइड कर रहा है। तो इसमें ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे गोल्ड रिजर्व नहीं चाहिए, वहाँ पे चाहिए था। और इट एनकरेजेस वेंचर कैपिटल। ऑब्वियसली मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो वहाँ वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं दो तरीके से। एक तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कंट्री को मोटिवेट करती है कि डेवलप हो तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, तो वहाँ पे हर बिजनेसमैन जान लगा देता है। दूसरी बात यह है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो वेंचर कैपिटलिस्ट है फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करते हैं और पैसा बनाते हैं, तो यहाँ पे उनको एनकरेजमेंट मिलती है। डीमेरिट्स क्या है? देयर इज़ नो स्टेबिलिटी। भाई अब स्टेबिलिटी नहीं है, चेंज होता रहेगा तो प्रॉब्लम होती रहेगी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कीप्स फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। दिस डिस्करेजेस इंटरनेशनल ट्रेड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो भाई मैं वही कह रहा कि जब भी दो कंट्री के बीच में कोई डील होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, कोई पॉलिसीज़ बनती हैं, तो वो डॉलर्स के टर्म में ही बनती हैं। अब भाई आज $1.70 है, कल को अगर $1.80 हो जाए तो प्रॉब्लम, $1.60 हो जाए तो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसको कोऑर्डिनेट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको आगे ले जाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, तो कई बार डील्स कैंसिल होती हैं, पॉलिसीज़ को विड्रॉ कर लिया जाता है जब कुछ सपोज़ $1.70 से 75 ये डिसाइड हुआ कि ये डील तभी एक्टिव रहेगी जब $1.70 से 75 के बीच में रहेगा, बट ऑल ऑफ अ सडन $1 बिकेम 50 रुपीज़, तब तो भैया हमें डील कैंसिल करनी ही पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करना थोड़ा एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसको हम डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, बिकॉज ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मिक्सचर है।
ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेजरली जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है करेंसी की वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के हिसाब से ही होती है, दैट इज़ मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के हिसाब से होती है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेज एंड सेंट्रल बैंक स्टेबलाइजेज द रेट इन केस ऑफ अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन। तो इसमें क्या है कि अगर करेंसी को मार्केट पे छोड़ दिया जाता है और करेंसी मार्केट के हिसाब से ही अपने रेट को डिटरमाइन करती है, बट अगर कई बार ऐसा होता है कि रुपी बहुत ज़्यादा वीक हो गया, एक्सपेक्ट नहीं किया था, उस केस में आरबीआई जो है इंटरफेयर करके रुपी जब बहुत ज़्यादा वीक हो गया तो क्या करेगा आरबीआई, रुपी के वीक होने से रुपी को स्ट्रॉन्ग करना है। रुपी को स्ट्रॉन्ग कैसे करेगा, इट विल स्टार्ट सेलिंग डॉलर्स अगेंस्ट रुपी और रुपी को ऊपर लेके आएगा। तो आरबीआई अगर लगता है कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, इतना रुपी को वीक नहीं होना चाहिए था या इतना रुपी को स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, जब आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा हो जाए तब आरबीआई इंटरफेयर करके करेंसी को अपने जो हिसाब से ठीक करती है। द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स एज अ बल्क बायर और सेलर इन द फॉरेन एक्सचेंज टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। व्हेन द एक्सचेंज रेट इज़ हाई द सेंट्रल बैंक स्टार्ट सेलिंग, और ये है वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट ऑफ टू इन्फ्लुएंस द वैल्यूज ऑफ कंट्रीज करेंसी। ये एक सिस्टम है जहाँ पे कंट्री के करेंसी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम, क्योंकि ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का एक्सचेंज है, मिक्सचर है। एक्सक्यूज मी। तो अगर देखा जाए तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है कुछ नहीं, है ये फ्लेक्सिबल मेजरली, बट अगर आरबीआई को लगे कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही करेंसी वीक हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो वो इंटरफेयर करके उसको मैनेज करता है। आई होप टुडेज सेशन इज क्लियर। फॉर मोर सेशंस स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।